दोस्तों आज अपन जो क्रॉनिकल मैगजीन है जिसमें अगस्त महीने का करंट अफेयर दिया गया है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद कल आपको अचूक मार्क सामग्री मिल जाएगी। उसके अगले दिन जो है पूरी कंपाइल्ड वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इस वीडियो के साथ जो क्रॉनिकल मैगजीन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिल गई है। एकीकृत पेंशन योजना बोले तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको मंजूरी दे दी गई है। और पहला सवाल जो है वो बनेगा कि ये कब लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसने स्थान कौन सा लिया या इससे पहले कौन सी चल रही थी, तो इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम चल रही थी जो 1 जनवरी 2004 से लागू है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो यूपीएस लाई जा रही है ये किस समिति की अनुशंसा पर लाई जा रही है, तो टीवी सोमनाथन इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, उसी की सिफारिशों पर इसको लागू किया जा रहा है। पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, जो कर्मचारी है उसके जो अंतिम 12 महीने हैं उनमें जो वो वेतन पाएगा उस वेतन का औसत निकाला जाएगा और उस औसत का 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके आश्रित हैं उनको 60% जो पेंशन है उसका कुल 60% उपलब्ध कराया जाएगा। यदि ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 10 साल तक ही काम करते हैं, 10 साल तक की काम करते हैं, तो उनके लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है, ये पेंशन जिस फंड से दी जाएगी उसमें 10% योगदान जो है कर्मचारी के वेतन का रहेगा और सरकार का योगदान जो है वो 18.5% रहेगा। दोनों आंकड़े आपको एकदम रट लेने हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव, जो कि सूचना और संचार प्रसारण मंत्री हैं, इसके साथ ही रेल मंत्री भी हैं। इसको वेब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और इसका संबंध किससे है दोस्तों, ये जो सम्मेलन है विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसको वेब्स कहते हैं, इसका आयोजन गोवा में होने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए ये एक तरह का चैलेंज है जिसमें फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत, इन सब क्षेत्रों में एक तरह से अभ्यास कराया जाएगा। एक चैलेंज के जरिए प्रतिभाओं को तैयार कराया जाएगा, बस इतनी सी बात है, इसको याद रखिए। राष्ट्रीय चिकित्सा पोर्टल की बात करते हैं तो जेपी नड्डा ने इसको लॉन्च किया है। ये है क्या दोस्तों, देश के जितने भी MBBS डॉक्टर हैं जो पंजीकरण के लिए पात्र हैं उन सब की सूचनाएं जो हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध रहेगी, याद रखिएगा। बात करें प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR पोर्टल, इनका शुभारंभ किया है किसने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। 3 पोर्टल हैं। प्रॉम्प्ट को देखते हैं। जो थर्मल परियोजनाएं हैं उनकी ऑनलाइन निगरानी के लिए प्रॉम्प्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये दिल्ली से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो जो थर्मल परियोजनाएं हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट, और जो पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी अवसंरचना जिसको ड्रिप्स कहते हैं, वो जिन क्षेत्रों में बिजली व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आई, आंधी चली या बाढ़ आई या भूकंप आया तो बिजली बाधित हो जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों की तुरंत पहचान करके वहाँ पे तुरंत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए ड्रिप्स नामक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर जल विद्युत संबंधित जो परियोजनाएँ हैं उनका सर्वेक्षण करने के लिए जल विद्युत DPR पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा विकसित किए गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। कृषि निर्णय सहायता पोर्टल जो है किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसको KDSS पोर्टल कहते हैं। KDSS का मतलब क्या है, K का मतलब है कृषि, D का मतलब डिसीजन और S का मतलब है सपोर्टिंग सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जो उपग्रह चित्रों इत्यादि के माध्यम से किसानों की जो जानकारी है उनकी कृषि से संबंधित वो उनको मुहैया कराएगा, बस इतना याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये जो है 2024-25 से लेकर 28-29 तक एक्सटेंड की गई है। इस अवधि के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको मंजूरी मिली है। इसके तहत जो शहरी क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जो शहरी गरीब और मध्यम वर्ग हैं उनको 1 करोड़ नए घर जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो दोस्तों ये 2015 में शुरू की गई थी। मॉडल सोलर विलेज की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब कैसे कोई सोलर विलेज बनाया जाएगा, नाम से ही जाहिर है एक विलेज को ऐसे डेवलप किया जाएगा ताकि वो अन्य गाँव के लिए जो है वो मॉडल के रूप में काम कर सके। तो सोलर विलेज बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा आवश्यकता है वो सोलर एनर्जी से पूरी होगी। तो सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 1 मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में 1, इसको जहन में डाल लीजिएगा।
800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानों की जो है वो मौज होने वाली है। जो भी, खैर एक ज़िले में एक ही होगा तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिसके पाले में ये जाएगा उसकी मौज होगी। एक गांव माने जाने के लिए आबादी जो है वो 5000 रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, ये भी दिमाग में डाल लीजिए। इसका कार्यान्वयन जो है वो जिला स्तरीय समिति की देखरेख में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी करेगी। प्रधानमंत्री जीवन योजना की बात करें तो इसका विस्तार हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। कब तक के लिए, 2028-29 के लिए, याद रखिएगा। और इसी अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का भी विस्तार हुआ है। तो दोनों की जो अवधि है वो सेम है, इसलिए याद रखिएगा। 5 वर्ष के लिए, मतलब 28-29 तक के लिए बढ़ाई गई है। यह योजना है क्या दोस्तों, यह योजना जो कृषि अवशेष हैं उनकी बिक्री के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का काम करती है और प्रदूषण को कम करने का काम करती है। तो इससे क्या होगा, जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है हमारा, वो कहीं ना कहीं पाना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट से जो दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल है उसके विकास पर केंद्रित है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। तो अगर साधारण शब्दों में कहें, प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या है, एक तरह से इथेनॉल पर्यावरण अनुकूल ईंधन बनाने से संबंधित है, जिसमें फसल अवशेषों का इस्तेमाल किया जाएगा। वो जो है अब 2028-29 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप जो हैं उनका अनावरण किया गया है। 4 अगस्त को जो सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने चंडीगढ़ से इनको लॉन्च किया है। तो ई साक्ष्य ऐप, इसके तहत क्या होगा, जो गवाही है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ये सब एक सर्वर पर सेव की जाएगी और एक ही क्लिक में सभी अदालतों के समक्ष उपलब्ध रहेगी। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि इसके तहत जो साक्ष्य हैं, जो प्रूफ हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। ई समन दोस्तों, जो अदालतें हैं वो समन पुलिस स्टेशनों या फिर संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन जारी करेंगी। तीसरा है न्याय सेतु। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जो अस्पताल हैं, फोरेंसिक लैब हैं, इन सबको कनेक्ट करा दिया जाएगा ताकि जो रिपोर्ट का हस्तांतरण जो है वो ऑनलाइन हो सके। तो जो बीच में अदला बदली हो जाती थी उससे बचा जा सकेगा। न्याय श्रुति की बात करें तो अदालत जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम रहेगी। अब ये नहीं होगा कि जा रहा है गवाही देने और रास्ते में मार दिया, फिल्मों में अक्सर होता था। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े जो 3 कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। तो इस तरह से योजना और कार्यक्रम वाला एक चैप्टर हमने पूरा किया। अब दूसरा है बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा से संबंधित, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, आरबीआई ने इसको जारी किया है, पेश करने की घोषणा की है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है दोस्तों, साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जो छोटे ग्रामीण जो उधारकर्ता हैं उनके लिए आसानी से ऋण की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। बस इतनी सी बात है। ULI, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, मतलब इनको जो है लोन लेने के लिए ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इनकी सारी जानकारी जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी ताकि जल्दी से बैंक मूल्यांकन करे और ऋण इनको उपलब्ध करा सके। REC और जनपा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जनपा मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। काहे के लिए भैया समझौता हुआ है, महाराष्ट्र में बधावन बंदरगाह के विकास के लिए समझौता हुआ है। बात करें REC की तो ये फाइनेंस उपलब्ध कराती है। किन क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट वाले क्षेत्रों में पैसा देती है। तो जनपा को ये पैसा उपलब्ध करा रही है, याद रखिएगा। इसीलिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। सेबी ने एक चैटबॉट उपलब्ध कराया है, लॉन्च किया है, सेवा। तो सेबी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है किसकी, निवेशकों की। तो निवेशक जो हैं शेयर बाजार में जो पैसा निवेश करते हैं उनके लिए चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। मतलब वो इससे जो प्रश्न पूछेंगे वो उनको ये बता देगा। जैसे विभिन्न कोचिंग संस्थान जैसे दृष्टि हो गया, बायजूस हो गया, ये सब अपना अपना चैटबॉट रखे हैं। तो ये ऐसा चैटबॉट है सेबी का, क्या नाम है उसका, सेवा। तो वो करेगा निवेशकों की सेवा। जोमेटो ने इवेंट टिकटिंग का अधिग्रहण कर लिया है। ये किसकी है इवेंट टिकटिंग, पेटीएम की। तो ये साधारण सी खबर है, इसको ध्यान में डाल लीजिएगा। सरकार द्वारा 35% तक बायो बिटुमेन मिश्रण की अनुमति दी गई है। नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन में 35% तक लिग्निन क्या है, पौधों के जो रेशे होते हैं उनको बांधने वाला एक तत्व है जो पौधों में ही पाया जाता है। तो कहा है कि जो बिटुमेन है उसमें 35% तक इसको मिलाया जा सकेगा। 1 टन पराली से 30% बायो बिटुमेन
जो है वो मिलता है और इसमें लिग्निन को मिलाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पराली की जो रेशे हैं वो एक तरह से संगठित हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो बिटुमेन किसका हिस्सा होता है, पराली का हिस्सा होता है, और जो अन्य कृषि अवशेष होते हैं उनका हिस्सा होता है। ये काला पदार्थ है दोस्तों, कच्चे तेल के आसवन से बनता है। इसका उपयोग सड़कें बनाने में और छतों को बनाने में भी किया जाता है। बिटुमेन कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होता है, और ये जो पराली वगैरह है, धान का भूसा है, इससे भी प्राप्त होता है। 90% जो सड़कें हैं दोस्तों वो बिटुमिनस परतों के माध्यम से तैयार की जाती हैं। सौर पैनल निर्माताओं के लिए नियम बनाए गए हैं दोस्तों। उनमें क्या है, अपने वार्षिक आयात निर्यात और विनिर्माण संबंधी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जो कंपनियां हैं सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली, जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का हिस्सा है, इस स्वप्रमाणन की समीक्षा करेगा। मतलब इसकी समीक्षा करेगा कि किसने किसने अपलोड किया है, और जो जानकारी अपलोड की है वो क्या सही में सही है, वास्तविक है, कि ऐसे फर्जी फेंक दिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो देश इस समय सोलर एनर्जी के क्षेत्र में फोकस कर रहा है उसकी निगरानी करने के लिए, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए। शिखर धवन आप सब जानते हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, इन सब से संन्यास लेने की घोषणा की है। तेगवीर सिंह की बात करें दोस्तों तो ये 5 वर्ष का पंजाब का एक बच्चा है। इसने माउंट किलिमंजारो, जो कि दोस्तों तंजानिया में एक चोटी है और अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी है, तो तेगवीर जो है वो एशिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है जिसने इसे फतेह कर लिया है। शक्तिकांत दास दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इनको बधाई दी है। काहे के लिए, दूसरी बार ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में इनको A+ रेटिंग दी गई है। इनके साथ डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नरों को भी यही रेटिंग मिली है। तो इस रेटिंग को याद रखिएगा, A+। काहे के लिए, मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता, मतलब अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको ये रेटिंग दी गई है। तो मोदी जी ने इनको बधाई दी है। मोहम्मद यूनुस, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको अचूक मार्ग सामग्री में बेहतर तरीके से कराई हैं। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में जो है इन्होंने शपथ ग्रहण की, और इनको यह शपथ दिलाई किसने, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। किसकी जगह पर ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, शेख हसीना की जगह पर। और इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना में और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनको 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नियुक्तियों को देख लेते हैं। चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। जय शाह इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया है। इससे पहले ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, मतलब किनका स्थान ले रहे हैं ये, तो ग्रेग बर्कले का। इनसे पहले दोस्तों कुछ भारतीय हैं जिन्होंने ICC का नेतृत्व किया है। उसमें जगमोहन डालमिया, श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, इनको खाली दिमाग में डाल लीजिए, रटना नहीं है। इससे पहले दोस्तों ये BCCI सचिव के रूप में भी चुने गए थे 2019 में। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ऊंची ऊंची संस्थाएं हैं एशिया में, लगभग सब पर इनका कब्जा है। सतीश कुमार जो हैं वो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, जो कि प्रयागराज की हैं, इनका स्थान ग्रहण किया है। B श्रीनिवासन NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राहुल नवीन ED के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। विकास लखेरा की बात करें दोस्तों तो असम राइफल्स के ये नए महानिदेशक बनाए गए हैं। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रहरी कहा जाता है। ग्रिनसन जॉर्ज, ये दोस्तों CMFRI कंफ्री के निदेशक बनाए गए हैं। कंफ्री की बात करें तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। यह है कहाँ, कोच्चि में। इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा और ग्रिनसन जॉर्ज को भी याद रखिएगा। नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। द्रौपदी मुर्मू ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की। कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको जहन में अपने रखने हैं। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 156 में क्या है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो ये सब चीज़ें आप पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, बस इसको यहाँ पर एक बार दोहरा लीजिए। 157 में क्या है दोस्तों, 157 में कहा गया है, मतलब जो राज्यपाल है उसकी योग्यता का उल्लेख किया गया है। कुछ राज्यपाल हैं जिनके नाम आपको
याद रखने हैं। सिक्किम के राज्यपाल नए बनाए गए हैं ओम माथुर। असम और मणिपुर के एक ही हैं, कौन? लक्ष्मण प्रसाद। इनको याद कर लीजिएगा, 2 स्टेट के तैयार हो जाएंगे। पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, मेघालय के हैं विजय शंकर। बस इतने ही याद रखिएगा। मनोज मित्तल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिडबी के नए अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। सिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और ये काम क्या करता है? जो स्मॉल MSMEज हैं उनको लोन उपलब्ध कराता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन उपलब्ध कराता है। CSIR के पूर्व निदेशक हैं महानिदेशक गिरीश साहनी। इनका निधन हो गया, इस वजह से चर्चा में रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता क्या है? इन्होंने प्रोटीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है और इन्होंने पहली स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा जो है बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लॉट बस्टर मतलब जो बॉडी में क्लॉट बन जाते हैं उनको ख़त्म करने से संबंधित एक तरह की दवा है, उसका निर्माण गिरीश साहनी ने किया। कैसे याद रखना? गिरीश जो है दोस्तों वो एक स्नेहक है, मतलब चिकना कर देने वाला। आप यदि बाइक या कोई और उपकरण चलाते हो तो उसमें ग्रीस की आवश्यकता होती है। तो ग्रीस एक तरह से जो क्लॉट है उसको चिकना कर देता है, मतलब हटा देता है, ऐसे समझिएगा, क्लॉट को ख़त्म कर देता है। तो वही क्लॉट बस्टर दवा जो है ग्रीस ने बनाई है, ऐसे याद रखिएगा। पूर्व थल सेना अध्यक्ष नाम क्या है भैया उनका? सुंदर राजन पद्मनाभन। इनका निधन हो गया है। ICG के महानिदेशक हैं, उनका निधन हुआ है। क्या नाम है? राकेश पाल। ये 25वें बनाए गए थे जुलाई 2023 में। ICJ के इंडियन कोस्टल गार्ड उसके नए महानिदेशक बनाए गए थे। अभी इनका निधन हो गया है 59 वर्ष की आयु में। और अभी एक पोत जो है वो लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप पिछली क्लास में आपको बताया था। ये समुद्र प्रदूषण से संबंधित एक पोत है, ये ICG का ही पोत है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। इनका निधन हो गया है। कहाँ की थी आपको ये भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री होल्डर थी। पद्म भूषण और विभूषण दोनों मिले थे। इसके साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर रामचरण तेजा जो तेलुगु एक्टर हैं दोस्तों, उनको भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि दी गई है, बस यही याद रखिएगा। और इसमें मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 12th फेल को। इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है। अगली खबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा। 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए और ये पहली बार प्रदान किए जा रहे हैं गोविंद राजन पद्मनाभन। पहले हम लोग सुंदर राजन पद्मनाभन को पढ़े हैं जिनका निधन हो गया है, जो थल सेना अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर गोविंद राजन पद्मनाभन की बात हो रही है। इनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 2024 से ही ये शुरुआत हो रही है। कुल 4 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 4 रट लेना है। यह पुरस्कार दिया जाएगा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो अभी किसके लिए दिया गया? विज्ञान रत्न के लिए। किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन। और विज्ञान टीम का पुरस्कार किसे दिया गया? चंद्रयान 3 जो 3 है उसकी टीम को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो देने की घोषणा की गई है। अक्टूबर में ये दिए जाएंगे और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे सूरज वडजात्या को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, फिल्म का नाम है कंतारा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आटम मलयालम भाषा की। तो कुल 3 फैक्ट हैं, याद रखिएगा। और क्रम भी याद रखिएगा, 70वें क्रम के हैं। रीगा की बात करें तो इसको लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड दिया गया। रीगा बोले तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहला सवाल है कहाँ? तो हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है इसको दिया गया। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? भारत का एकमात्र कार्बन उत्सर्जन, 0 कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट कौन सा बना है? ईगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। तो रीगा और ईगा दोनों को याद रखिएगा, दोनों इस बार चर्चा में रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ तिमोर लिस्ते, याद रखिएगा। तिमोर लिस्ते की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली। जिसके दिल के रिश्ते हैं भले वो है तिमोर लिस्ते। तेरे मेरे रिश्ते दिल के रिश्ते, ऐसे याद रखिएगा। तिमोर लिस्ते दिल्ली राजधानी है। खैर चाहे जैसे बना लीजिएगा, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। द्रौपदी मुर्मू को फिजी का भी
सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। क्या नाम है उसका? नागरिक सम्मान कैंपेनियन आर्डर ऑफ फिजी। इतना ही याद रखिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रातू विलियम, इन्होंने यह पुरस्कार दिया है। और ये जो आर्डर ऑफ फिजी है, कैंपेनियन आर्डर ऑफ फिजी, ये 2023 में मोदी जी को भी मिल चुका है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र सिंह को डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इनको दिया गया है। और दिया किसने है? एसीपी ने। एसीपी क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, इसने यह पुरस्कार दिया है। ये कॉलेज क्या करता है दोस्तों? जो वयस्क देखभाल हैं उसमें विशेषज्ञता रखने वाले जो डॉक्टर हैं उनका एक संगठन है। तो इस क्षेत्र में अच्छे काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के जितेंद्र सिंह को दिया गया है। उदार शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना, रॉयल मलेशियाई वायुसेना, इनके बीच हुआ है। कहाँ? कुआंतन मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मित्र शक्ति की बात करें दोस्तों तो यह अभ्यास वार्षिक अभ्यास है, श्रीलंका और भारतीय सेना के बीच हुआ है। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है, याद रखिएगा। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में तमिलनाडु के सुलूर में हो रहा है और जो दूसरा चरण है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है। चर्चित पुस्तकों को देखते हैं। वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त करना, सौम्या स्वामीनाथन की किताब है, इंपॉर्टेंट है। ये MS स्वामीनाथन की बिटिया हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, सांसद भीम सिंह की किताब है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स ब्रायन लारा की है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर्स सुदीप्ता सेनगुप्ता की पुस्तक है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनको भी देख लेते हैं। 7 अगस्त को आप चाहें तो सब देख लीजिएगा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? हथकरघा भी हाथ से चलता है और भाला भी हाथ से ही फेंका जाता है। तो दोनों में हाथ जो है वो क्या होता है? साथ आता है। तो 7 मतलब 7, किसकी बात हो रही? 7 अगस्त की। तो दोनों दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। फिर बात करें 14 अगस्त की, तो इसको भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त आप सब जानते हैं, इसकी थीम याद कर लीजिएगा, विकसित भारत एट 2047। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा इसकी थीम रही है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर, क्या नाम है उनका, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। बोत्सवाना दोस्तों अफ्रीकी देश है, क्यों चर्चा में है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो है यहाँ पर खोजा गया है। वैश्विक उत्पादन में हीरे के 20% योगदान जो है वो बोत्सवाना का है। इसकी राजधानी गैबरोन है। मकर रेखा बोत्सवाना से होकर गुजरती है और कालाहारी रेगिस्तान का लगभग 70% हिस्सा बोत्सवाना में है। कामचटका प्रायद्वीप दोस्तों रूस में है और यहाँ पर भूकंप आया है और उस भूकंप के चलते यहाँ पर एक ज्वालामुखी है सिबलुच, उसमें विस्फोट हो गया है। कुरिल द्वीप की बात करें दोस्तों तो ये रूस और जापान के बीच एक विवादित द्वीप है, याद रखना है। तुर्काना झील कहाँ है? विकल्प में तुर्की भी रहेगा, गच्चा मत खाइएगा। तुर्काना झील दोस्तों केन्या में है। अभी क्यों चर्चा में है? वैज्ञानिकों ने इसका अभी सर्वेक्षण किया है। तुर्काना झील विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और ये अपने हरे नीले रंग के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं खेल की। खेलों में पेरिस ओलंपिक को अच्छे से मैंने अचूक मार्ग सामग्री में बताया है। कुछ फैक्ट आपको यहाँ भी देख लेने हैं। आयोजन 26 से 11 अगस्त के बीच, कहाँ? पेरिस में। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 रजत, 5 कांस्य सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। मतलब कुल पदक 6 जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर और 0 गोल्ड। 71वें स्थान पर भारत रहा है। मनु भाकर ओलंपिक में भारत की पहली पदक जीतने वाली निशानेबाज महिला बनी हैं। इसके साथ ही वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी हैं। अब तक कुल मिला के भारत ने कितने पदक जीते हैं, ये फैक्ट आपको उसमें नहीं कराया है तो इसको नोट कर लीजिएगा। 41 पदक जीते हैं। KD यादव पहले पदक विजेता थे, एथलीट के तौर पर इन्होंने भारत के लिए पदक जीता था 1952 में। ऐसे ही कणम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलक हैं, उन्होंने पहली महिला के तौर पर पदक जीता था वर्ष 2000 में। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 में ओलंपिक में गोल्ड जीता था और पहले भारतीय बने थे और इस बार ओलंपिक ऑर्डर भी इन्हें ही दिया गया है। प्रथम ओलंपिक का आयोजन 1896 में एथेंस में किया गया था। ओलंपिक का आदर्श बाग के आपको रट लेना है, ये मैंने उसमें नहीं कराया है।
CTS अल्टीएस फोर्टियस, इसका मतलब होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। भारत के पदक देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में सिल्वर जीता है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित में ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुशाले इन्होंने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है। और अमन सहरावत 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। किसको हरा के? तो स्पेन को हरा के, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक पदक यूएस ने जीते हैं कुल 126, दूसरे स्थान पर चाइना रहा 91 और भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और पाकिस्तान ने कुल 1 पदक जीता है और वो भी गोल्ड जीता है। जेवेलियन थ्रो की बात करें दोस्तों तो लॉजेन डायमंड लीग यहाँ पर दूसरा स्थान जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखिएगा, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। विनेश फोगाट काफ़ी चर्चा में रही थी, इनको आपको जहन में डाल लेना है। 50 किलोग्राम श्रेणी में ये खेलने वाली थी और इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रत्येक भार वर्ग जो है 2 प्रतियोगिता दिनों में आयोजित किया जाता है, तो एक दिन ये पार कर गई थी और दूसरे दिन जो है इनका वजन बढ़ गया था। विनेश फोगाट को गोल्ड के लिए लड़ना था, तो वो खिलाड़ी कौन थी? यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट, इनका सामना करना था। इससे पहले सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमैन के साथ इनका मुकाबला हुआ था, जिसमें इन्होंने गुजमैन को हरा दिया था। श्रीजेश जो पी श्रीजेश हैं दोस्तों, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। ये सेवानिवृत्त गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। जैसे ही हॉकी ने जो ब्रॉन्ज जीता ओलंपिक में, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। स्पेन को हराकर दूसरी बार कांस्य पदक जो है वो इनकी बदौलत हॉकी में जीता गया। ये खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में ही दोस्तों नोवाक जोकोविच ने क्या किया है? अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीता है। किसे हरा के? कार्लोस अल्कराज को। नोवाक जोकोविच दोस्तों ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखना है। और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी बन गए हैं, ये भी याद रखना है। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की बात करें तो इसका हरियाणा में पहली बार आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से खेल भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं, जो शब्द मंजूषा के तहत दिए गए हैं, उन्हें आपको याद रखना है। नेट्स 2.0 क्या है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। क्या होगा? जो भारतीय युवा हैं, जो डिग्री धारक हैं, स्नातक हैं, उनको कौशल प्रदान किया जाएगा 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक। ई कार्यालय क्या है दोस्तों? सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो सभी कार्यालयों में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो कार्यालयों के काम हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, बस इतना आपको याद रखना है। एंजल टैक्स की बात बजट में की गई थी, इसको समाप्त करने की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएंगे। इससे संबंधित परिवर्तन मतलब 1 अप्रैल 2025 से ये समाप्त मान लिया जाएगा। ये होता क्या है? जो नए स्टार्टअप वगैरह होते हैं, जो गैर सूचीबद्ध होते हैं, मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं, ऐसे स्टार्टअप के द्वारा जो धनराशि इकट्ठी की जाती है उस पर जो टैक्स लगता है वो एंजल टैक्स कहा जाता है। 2012 में इनको आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया था, तो लाने का वर्ष भी याद रखिएगा 2012। सिंट्रिचिया कैनिन वृष, इतना याद रखिएगा। सिंट्रिचिया ये क्या है? एक काई है, मतलब शैवाल है। इसकी खोज चीन में की गई है और ये मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता रखती है। इंजेक्शन बोरवेल शब्द चर्चा में है, क्यों दोस्तों? आंध्र प्रदेश में ये चर्चा में रहा है। विशाखापत्तनम में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नागरिकों ने इंजेक्शन बोरवेल का अपनाया है। इंजेक्शन बोरवेल को अपनाया है। बोरवेल मतलब बोरिंग, उसमें क्या होगा? इंजेक्शन लगाया जाएगा, मतलब जो वर्षा का पानी है उसको छतों के माध्यम से इकट्ठा करके इसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भूजल स्तर को बढ़ाने से संबंधित ये एक स्कीम है जो वहाँ के नागरिकों ने अपनाई है। ऐसा मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। चांदीपुरा वायरस क्यों चर्चा में? गुजरात में इसके मामले सामने आए हैं। RNA वायरस है और ये मच्छर प्रजातियों के काटने से होता है और इसकी खोज जो है पहली बार महाराष्ट्र के चांदीपुरा में की गई थी, इसलिए इसको चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण योजना है आदर्श कौशल ऋण योजना। इसमें संशोधन किया है सरकार ने और ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शुरू कर रहा है, ना कि वित्त मंत्रालय। विकल्प में वित्त मंत्रालय भी दिया रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। इसमें क्या है? जो उन्नत लेवल, हाई लेवल के जो कौशल वाले स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं उनको लोगों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, उनकी मतलब कोई खरीद के उनको और उनको सीख सके, उसके लिए
लोन ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, उसकी सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7.5 लाख रुपए जो है आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। तो 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया है। कश्मीरी बिलो दोस्तों, बिलो एक लड़की नहीं यार, लकड़ी होती है जिससे बल्ले बनाए जाते हैं। ये काफ़ी चर्चा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रही है, इसके बल्ले फेमस हो रहे हैं। ये एक पर्णपाती वृक्ष है, कश्मीर में पाया जाता है। ISI मार्क आपने देखा होगा, कुछ जो प्रोडक्ट हम बाज़ार से लाते हैं प्रायः उन पे ISI का जो ठप्पा है वो लगा रहता है। जो रसोई से संबंधित उपकरण हैं यार, रसोई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इनको लॉन्च किया है। मतलब ये फैसला लिया है कि उन पर भी रसोई से संबंधित जो उत्पाद हैं, जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके बर्तनों पर ISI का जो मार्क है वो अनिवार्य कर दिया गया है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के दिशा निर्देश जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। BIS ही इसको लगाता है, ISI को जारी करता है। BIS की स्थापना 2016 में हुई थी। BIS के अन्य मार्क क्या हैं? हॉलमार्क हो गया, इको मार्क हो गया है। हॉलमार्क दोस्तों जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उन पर लगाया जाता है, जैसे सोना हो गया, तो हॉलमार्क वाला आभूषण अनिवार्य कर दिया गया है सोने के लिए, सोने से संबंधित। और इको मार्क की बात करें तो ऐसे कृषि उत्पाद जो पर्यावरण अनुकूल होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। आश्रय का अधिकार जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अनुच्छेद 19 के तहत निवास के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार से संबंधित माना है, याद रखिएगा। आश्रय का अधिकार चर्चा में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे के जो बुनियादी ढांचे के विकास और भूमि पर अवैध रूप से जो लोग कब्जा किए हैं उनके संबंध में फैसला सुनाते वक्त कहा है कि सरकार को संतुलन बनाते हुए चलना है कि अपनी भूमि भी खाली करा लो और जो आश्रय का अधिकार है जो लोगों को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत मिला है वो भी उनका ना छीने। तो इस तरह से ये चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। और इसी के साथ पूरी क्रॉनिकल कंप्लीट हो गई। कल आपको सुबह अचूक मार्क सामग्री मिल जाएगी, जिसमें 1 से लेकर 15 सितंबर तक का करंट अफेयर्स दिया रहेगा और उसके अगले दिन क्रॉनिकल की कंपाइल्ड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा PDF के लिए। और अन्य संबंधित सूचनाओं के लिए इसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट विद पार्थ। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अच्छे से झोंक के पढ़ाई कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।